This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यू यूथ पार्लियामेंट। जैसा कि आप जानते हैं हमारी मुलाकात आपसे पूरे रमज़ान रहेगी, हम आपके साथ रहेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे 5 to 6। इनफैक्ट आज हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, हमारे गेस्ट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नंबर नोट फ़ौरन कर लें 35370064। आप सब जानते हैं रिजवान हमारे साथ हैं, अब वो ये सोच रहे होंगे इन्होंने तो फुल टेक ओवर कर लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको भी मौका मिलेगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अब अगर मैं इनके सारे क्रेडेंशियल्स और इनकी सारी पोस्ट्स और इनकी अचीवमेंट्स गिनना शुरू करूं तो माशाल्लाह मुझे लगता है शो का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तमगा इम्तियाज़ का भी खिताब दिया था। इसके अलावा ही इज़ द एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ ऑल्सो द काउंसलर जनरल ऑफ यमन, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। बहुत अच्छा लिखते भी हैं, आप सब इनके कॉलम्स भी पढ़ते हैं और बहुत से लोग उनके फैंस भी होंगे। आज हमारे साथ मेरे मामू डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा जो रिश्ता है वो सबसे बाद में तारुफ है, यानी ये तारुफ जो है वो बहुत छोटा सा। अच्छा, अपने मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब के लिए सरप्राइज भी था कि ईमन जो है यहाँ पे इस तरह से मिल गया। मुझे नहीं पता, मुझे पहचाने भी नहीं, ये भी एक शौक की वो तो मेकअप को क्रेडिट जाता है कि आपने या कम किया है या ज़्यादा किया है, दोनों सूरतों में पहचानना मुश्किल। और हमारे साथ मैं आपको सर बोलूँगी, शो का फॉर्मेट है। हमारे साथ फ़िज़ा कमर मौजूद हैं जो कि ये तीनों हमारे साथ बहुत पुराने यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स रहे हैं। हमारे साथ यासीन मिर्ज़ा हैं, हमारे साथ सैयद अली भी मौजूद हैं। ये सब आपसे सवाल करेंगे। आप सब जानते हैं हमारा आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इकॉनमी को भी बहुत करीब से देखा है। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उन्होंने सियासत को भी बहुत करीब से देखा है, इसलिए ही इज़ द परफेक्ट पर्सन जिनसे हम आज इस बारे में बात करें। रिजवान। अच्छा चलें, आज ईमन ने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम का स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, गुड। तो ये एक यंगस्टर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोसेस भी है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग को बुलाने का मकसद एक ये भी है कि पाकिस्तान भर में हमारे जो मेंबर्स हैं सर, और इस वक्त जो प्रोग्राम देखा जा रहा है ख़ासतौर पर नौजवान इसको देख रहे हैं, एक मायूसी नौजवानों में मौजूद है और वो ये समझते हैं कि या तो बाहर चले जाएं, इस मुल्क से निकल जाएं, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर पंजाब में लोड शेडिंग का एक बड़ा मसला चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मसला है, कराची में टारगेट किलिंग का मसला है, तो हर एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम मौजूद हैं कि जिसकी वजह से मायूसी बढ़ती है। तो क्या इस मायूसी के अंदर कोई आप होप, कोई रोशनी, कोई उम्मीद देना चाहते हैं नौजवानों को? देखिए रिजवान, अभी चंद दिन पहले आपने यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी जिसमें पूरे पाकिस्तान के यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स आए थे, बलूचिस्तान के भी थे, खैबर पख्तूनख्वा के भी थे, पंजाब से बड़ा कंटीजेंट्स आया था, कराची के लोग थे। बड़ी वाइब्रेंट, बड़ी इंटरेक्टिव सेशंस हमारा रहा, उसमें आपने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मैंने ओपनिंग यही की थी कि मकसद ही यही है कि वो जो मायूसी जो जहनों में एक मीडिया के तवज्जुह से, और हालात भी राइटली सो ऐसे हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट सा फैलता जा रहा है और जहनों में यह है कि क्या हमारे मुल्क में मुस्तकबिल है कि नहीं है, और नहीं है तो क्या वी शुड मूव, कहीं और हमें जाना चाहिए, कहीं और ट्राई करनी चाहिए। और ये बहुत सारे सवाल हैं जो उनके नन्हे से जहनों में, मासूम से जहनों में, यंग जहनों में पैदा होते हैं और मुख्तलिफ लोग उनको मुख्तलिफ जवाब दे के उस राह पे डाल देते हैं। ज़्यादातर अमूमन यही होता है कि एक माइंड सेट है कि नहीं जी यहाँ तो अब हालात इतना ख़राब हो गए कि कुछ नहीं हो सकता। ये बात नहीं है। उस दिन भी मैं इसीलिए गया था और मैंने जो बातें की और इंटरेक्टिव सेशन लिया, फिर आखिर में उन्होंने पाकिस्तान के मिली गानों पे और पाकिस्तान जिंदाबाद पे तमाम सूबों के जब इख्तिताम किया, वो इस बात का सबूत था कि ये यूथ, ये नौजवान जो हैं, इनका इस पाकिस्तान के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर बहुत एतमाद है और ये समझते हैं कि ये हर अंधेरे के बाद एक उजाला आना है, सुरंग के दूसरी तरफ इन्हें रोशनी नजर आती है। जो स्ट्रेंथ बताई थी कि जो पाकिस्तान में स्ट्रेंथ है, वो मैं चाहूँगा कि आज एक दफ़ा फिर आप शेयर करें। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने जोग्राफिया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी दी है कि जिसको कोई बदल ही नहीं सकता है और उसका कोई मोल भी नहीं है। पूरे इस खत्ते में, साउथ एशिया में, अगर गैस की पाइपलाइन इंडिया को जानी है
یا ترکمنستان نے آگا یورپ میں بھیجنی ہے, ٹرکی میں بھیجنی ہے, گزرنا اس نے پاکستان سے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں تو بلینس آف ڈالر ہماری لوائلٹی جو ہے, ٹرانزٹ فیس جس کو کہتے ہیں, ہمیں آرام سے بیٹھ کے نیٹو سپلائی کے تم پیسے لے نہیں رہے. نیٹو سپلائی از ون آف دی تھنگ جو لینڈ روٹس میں آپ کو اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ دینا پڑتا ہے کہ وہ کنٹریز جہاں پہ پورٹس نہیں ہیں, تو یونائٹڈ چارٹر یہ کہتا ہے کہ وہ کنٹریز جن سے یہ ملے ہوئے لینڈ روٹ سے, ان کا یہ فرض ہے کہ ان کو راستہ دیں, کھانے پینے کی اشیاء اور دوسرے آئٹم جو ہیں ان کے تھرو امپورٹ کریں. لیکن اس کے اپنے ایک سیٹ رولز ہوتے ہیں, آپ نہیں چاہتے اسمگلنگ ہو. تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی بہت امپروو کیا گیا. اور پہلی بات نہیں ہے کہ چائے افغانستان میں کوئی پیتا نہیں ہے اور ٹنوں کی چائے افغانستان کے نام پہ آ رہی ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے مارکیٹ میں دوبارہ اسمگل ہو کے جوڑیا بازار میں اور دوسرے شہروں میں جا رہی ہے. تو ہم اصلی ٹاپک پر ہم آتے ہیں اپنا کہ پاکستان کا پوٹینشیل اتنا ہے. پہلے تو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ولنگلی یا انولنگلی. انکل سام بھی پھر دوبارہ ہمارے پاس معافی مانگنے اور ہاتھ ملانے آئے نا, تو اس لیے تو نہیں کیا وہ ہمیں بلو آئیز اور گولڈن ایئرس ہیں, ٹام کروز لگ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم ان کی ضرورت ہے. اسٹریٹجک لوکیشن ہے. ابھی افغانستان سے انہوں نے جب ایگزٹ کرنا ہے تو بلینس آف ڈالر کا جو اسلحہ ہے اس کو چھوڑ کے دفنا کے تو نہیں جائیں گے, یہ تو واپس لے کے جانا ہے نا, اور وہ یہیں سے جانا ہے. تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن, تاپی, ترکمنستان ایران افغانستان, یہ ترکمنستان انڈیا پاکستان گیس پائپ, یہ سب یہیں سے جا رہے ہیں. جو میں نے پروڈکٹ میں رینکنگ میں کی تھی وہ ایک امیزنگ ہے. مجھے خود نہیں پتا تھا کہ ہم دنیا میں, ناٹ ریجن میں, دنیا میں ورلڈ رینکنگ ہماری یہ ہے. ہم سیکنڈ لارجسٹ جو پروڈیوسر ہیں نا وہ کاٹن یارن کے ہیں. ہم تھرڈ لارجسٹ پروڈیوسر ایڈیبل سالٹ کے ہیں. ہم سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر ورلڈ میں چنا کے ہیں. ہم تھرڈ لارجسٹ پروڈیوسر دنیا میں فیبرک کے ہیں. ہم فورتھ لارجسٹ پروڈیوسر کاٹن کے ہیں. فورتھ لارجسٹ پروڈیوسر ایپریکاٹ کے ہیں. ففتھ لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک ان دا ورلڈ. دنیا میں 5واں بڑا دودھ پیدا کرنے کا ملک پاکستان ہے. 5ویں گولڈ مائنز ہیں لیکن ان کو بھی ہم نے باہر نہیں نکالا. 6th لارجسٹ پروڈیوسر آف ڈیٹس, کھجوریں ہیں ہمارے ہیں. 7th لارجسٹ پروڈیوسر آف کاپر کے مائن ہے جو ریکوڈیک کے اوپر دنیا آئی ہوئی ہے, اس زمین کے اندر جو ہے. 7th لارجسٹ پروڈیوسر مینگو کے ہیں. 8th لارجسٹ پروڈیوسر اورنج اینڈ مالٹا ہے. 9th لارجسٹ پروڈیوسر آف حلال میٹ, یہ ورلڈ میں ہے اور اس کو آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ اٹ از ویریفائبل, یہ صرف میری فگر نہیں. 12th لارجسٹ پروڈیوسر آف سیمنٹ ہے. اپنی ابھی ہم نے زیرو سے سفر شروع کرا انڈسٹری نے, اور ٹیکسٹائل میں آج دنیا کے بڑے برانڈز پاکستان میں بن رہے ہیں. نائکی, ایڈیڈاس, جارڈش, کول, یہ اپنا ایروپوسٹ, زارا, گیپ, ڈیزل, یہ زیرو سے سفر شروع کیا تھا. جب پاکستان بنا تھا تو ایک مل بھی نہیں تھا یہاں پہ. پہلا مل ولی کا ٹیکسٹائل قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے سائٹ کے علاقے میں افتتاح کیا تھا 1947 اکتوبر میں. تو سر آپ کی لسٹ کمپلیٹ ہو گئی جی, ابھی ایک کر کے پھر میں بتلا دیتا ہوں. اب یہ تو ہم نے مختلف پروڈکٹ کی رینکنگ بتلائی. یوتھ ہمارے جو ہے 110 ملین, یعنی 10 کروڑ ہمارے یوتھ ہے, جس میں 63% جو ہماری آبادی کا بنتا ہے 25 سال سے کم. یہ بم ہے, اس کو چاہے پروڈکٹیو پرپز میں یوز کر لیں, چاہے آپ جیکٹ میں اس کو یوز کر لیں, لیکن اس کو اگر ہم نے صحیح ملازمتیں دی, صحیح رہنمائی دی, جو آپ ایک کام کر رہے ہیں, جو آج میں تھوڑی سی اس میں آپ کی تعاون کر رہا ہوں, معاون کر رہا ہوں میں, تو یہ یوتھ ایک صحیح چینلز پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا طاقت بن سکتا ہے. اس میں 57% جو ہیں وہ جینٹس, جو مرد یوتھ ہیں وہ تعلیم سے آراستہ ہیں, اور 42-43% جو ہیں وہ لیڈیز کا ہے. گولڈ ریزرو کی قیمت صرف ہمارے یہاں, اور کاپر کی ریزرو جو ریکوڈیک ہے $500 بلین ہے, یعنی ہم سب قرضے دے دیں. تھرڈ کول, آخری چیز, کالا سونا, جو زمین کی تہوں میں دبا ہوا 63 سال سے اس کو باہر نکالنے نہیں دیا. یا تو یہ آئل ایکسپورٹ کرنے والی کنٹریز ہیں, کمپنیاں ہیں, ملٹی نیشنل, شیل اور ٹوٹل اور یہ جتنے بھی ہیں, انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی دی کہ ان کا سپلائی آئل کی کم نہ ہو. یہ ہماری نااہلی تھی, وہ ہم تھر کول سے نہیں نکال سکتے. کوشچن کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میں بالکل یہی بات بولنا چاہوں گی کہ ابھی انہوں نے جو بات بولی ہے, اس سے جو لوگ وہاں مایوس بیٹھے ہیں, جو لوگ بالکل ہمت ہار کے بیٹھے ہیں, ان کے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے. ماشاءاللہ ویئر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ابھی ہمارے یوتھ کو لے لیتے ہیں. جی یاسین. آج پاکستان کی پہچان جو ہے وہ ملیٹنسی ہے. آج پاکستان لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے ان لوگوں کے لیے جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو سوسائڈرز ہیں, جو ڈکیٹس ہیں,
मतलब दुनिया की बड़ी से बड़ी ख़राबी आप निकाल लीजिए, बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि ये सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं और आपकी पहचान और आपकी शनाख्त जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। तो मैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से ये जानना चाहूँगा कि अब तक वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियादी कमी हम में मौजूद है। ये सब कुछ, ये वसाइल, ये सब कुछ हमारे पास मुहैया होने के बावजूद, कुदरत की तरफ से हमें अतिया होने के बावजूद आज तक हम इनको एक्सप्लोर नहीं कर सके, प्रॉपर तौर पे इनको यूटिलाइज नहीं कर सके। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत ही कॉन्क्रीट और रेलेवेंट सवाल किया। अब उसका जवाब में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बाबाए कौम थे, उनको अल्लाह ताला ने उम्र नहीं दी, 1 साल 1.5 साल के बाद फिर वो इंतकाल कर गए। तो वो मिशन, जो विज़न जो लेके निकले थे, वो फिर अधूरी रह गई, दूसरे लोगों ने उठाया। अब हर एक का एक अपनी अप्रोच होती है और फिर नया मुल्क था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। लीडर्स हु चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशंस, ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। चाइना में चाइनीज़ अफीम खा के 12 बजे तक सोते रहते थे। बिल्कुल। चू इन लाई और माइज़ो तंग 2 लीडर आए। आज चाइना इज़ द वर्ल्ड पावर। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़्यादा उधार अमेरिका ने अगर लिया है तो चाइना से लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ट्रिलियन ऑफ डॉलर का, क्योंकि उसकी माइशत स्ट्रांग है। महातिर मोहम्मद खान एक था, 10 नहीं थे। मलेशिया को जब क्राइसिस हुआ था करेंसी का, फारिस्ट का, उस वक्त उन्होंने सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्री शिफ्ट की थी। दुनिया में कहीं पे कोई चीज़ बने केमिकल पैकेजिंग के लिए मलेशिया था, क्योंकि उसका कॉस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया में है ही नहीं कहीं। इंडोनेशिया का सुकारनो, तो ये वो लीडर थे जिन्होंने अपने मुल्कों की किस्मत बना। हमें भी अल्लाह ताला ने ऐसे लीडर दिए थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब, लेकिन हमसे उनको छीन लिया गया। वो कुछ नहीं कर, जो कुछ अपने तय कर सकते थे मुकर्रर वक्त में करा, लेकिन ऐसे भी तो लीडर्स आए हैं कि जो जिनकी वजह से तबाही भी फैली, एटम बम भी गिरे, जिनकी वजह से मुल्क भी टूटे, जिनकी वजह से सब कुछ फना भी हो गया, आलमी जंगें भी हुई। ये तो एक लीडरशिप में है कि लीडर्स जो हैं वो जहाँ पॉजिटिव वे में आपने गिनवाए और नेगेटिव वे में भी मुल्कों को तबाह कर दिया है। तो आज ये सोच जो है नेगेटिव साइड पे जा रही है। हमारा एक तो ये एंगल है कि इसमें थोड़ा सा हमें सेटबैक हुआ, हम मानते हैं इसमें सेटबैक हुआ, गुड गवर्नेंस वो चीज़ें नहीं हो सकें जो बच्चा आज हमसे शिकायत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक हमारे साथ जो अलमिया, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू गो ऑन अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वी विल बी राइट बैक और आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड। This program is brought to you by Blue नहीं, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo.